डियर स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इम्पेयरमेंट में जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर में जो मैं कहने का मतलब है जिनका सेकेंड ईयर अब तक क्रॉस हो जाना चाहिए था लेकिन कोविड के चक्कर में पेपर नहीं हुए हैं और वो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में ही हैं और उनके एग्ज़ाम जो हैं दिसंबर में हैं और दिसंबर शुरू हो चुका है, जल्द ही उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं जो है सेकेंड ईयर के प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ और इस सेशन के अंदर हम थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के ही जो है पेपर देखेंगे। आपको पता है ये जो पेपर है आपके इकट्ठे हो रहे हैं, पहले थर्ड देन फोर्थ सेमेस्टर होता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर भी आपके दिखाए जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब सारा करिएगा, जिससे ये जो पेपर है सभी जो सेकेंड ईयर के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट के अंदर जो डिप्लोमा कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के पेपर देने वाले हैं उन तक ये क्वेश्चन पेपर पहुंच जाए। सबसे पहला पेपर है आपका पेपर नंबर थर्ड, एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है आपका इंग्लिश में मैं शो कर रही हूँ, लेकिन हिंदी वाले अफसोस नहीं करिए, हिंदी वाला भी आपको दिखाया जाएगा। जैसे ही इंग्लिश वाला खत्म होगा तो थर्ड पेपर आपका इसी सेशन में ही, इसके बाद जो आपका हिंदी वाला भी दिखाया जाएगा। तो अभी हम इंग्लिश वाला देख लेते हैं। जो आपका पेपर आप फर्स्ट ईयर में देकर आए तो मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, 45 मार्क्स का होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। जो आपका पहला है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड है। पार्ट 1 आपका 5 मार्क्स का है, पार्ट 2 20 मार्क्स का है और पार्ट 3 फिर 20 मार्क्स का है। पार्ट 1 जो है आपके ट्रू और फॉल्स होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, आपको सारे करने होते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो है आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 5-5 नंबर के होते हैं। और पार्ट 3 के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और जो 10-10 नंबर के होते हैं। चॉइसेस सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में चॉइसेस होती हैं। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं पार्ट 1 के किस तरीके के आए हुए हैं, ट्रू और फॉल्स। The non-formal education is the cater a broad spectrum of population. Next, the school principal is responsible only for administration of the school and not for teaching. Next, RPWD 2060 is the replacement of PWD 1995. Next, pragmatist believe in the practicability. नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट टू डू नॉट वर्क फॉर मल्टीपल दिव्यांगजन। ये चीज याद रखिए कि ये जो ट्रू फॉल्स हैं कहीं बाहर से नहीं आए हुए, आपके पेपर में से ही आए हुए हैं। तो अच्छे से अगर आप पेपर देकर जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन इसके अंदर। उसके बाद आ जाइए राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट के बारे में बताने से पहले एक चीज बता दूं कि शॉर्ट नोट आप 250 वर्ड से ऊपर ही लिखेंगे। नोट लिख रहे हैं आप, छोटे बच्चे नहीं हैं कि आपको 5 नंबर का दे दिया आप 6 से 7 लाइनें लिख कर दे देंगे तो उसके लिए आपको नंबर मिल जाएंगे। कम से कम आपके 250 वर्ड्स जो हैं होने चाहिए। मैं वर्ड लिमिट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेजेस बताती हूँ तो 3 से 4 अगर मैं बोल दूं कि 3 से 4 पेजेस भरने हैं तो बच्चे क्या करते हैं, इधर लाइन लगाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड एक एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, मैडम हमने तो 4 पेज का बोला था, हमने 4 पेज का भरा था। इसलिए मैंने अब वर्ड्स बताती हूँ। वर्ड्स आपको लिखने 250 से अबव, क्योंकि आप बड़े हैं, अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स वर्ड्स पे काउंट होते हैं। अगर आप इस तरीके से लाइनें बना के एक एक लाइन छोड़ के लिखते हैं तो एग्जामिनर को बेवकूफ बना रहे हैं, उसको दिखता है कि आपने क्या किया है। तो इसलिए याद रखिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट किस तरीके से दे रहे हैं, किस तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज का ध्यान बहुत जरूर से रख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इसके अंदर के हम एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन एट प्री स्कूल लेवल। नेक्स्ट है आपका एनी 5 रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड इन द स्कूल ऑफिस।
CCE क्या है उसके बारे में आपको बताना है। जब आपका ऐसे आ जाता है CCE, तो आपके ऊपर है उसका बेनिफिट बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, वो है क्या वो बताएं। ये एग्जामिनर देखेगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आप जो भी बताना चाह रहे हैं वो उसके तक पूरी तरीके से पहुंच रहा है या नहीं। यहाँ आपकी मेन होता है कि जो पूछा भी नहीं जा रहा, पूछा क्योंकि डिटेल इसमें बता रही, कोई आपकी इंपॉर्टेंट लिखेगा, कुछ आपके नीड्स लिखेंगे, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसमें आपका CCE जो ऐसे आ जाते हैं तो उसमें आपने लिखना क्या है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि वो होता क्या है, फिर देन बेनिफिट्स पे आते हैं, ये याद रखिएगा। बेनिफिट किसके, उसके बाद इससे आप जो है रिलेट कर सकते हैं। पहले बेनिफिट बताएंगे, देन उसके बाद आप दिव्यांगजन से रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से CCE जो है बेनिफिट है दिव्यांगजन से। नेक्स्ट आते हैं आपका नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट आते हैं फैमिली एज एन इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका आता है प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन RPWD। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका 10 नंबर का है। कम से कम आपके 500 से ऊपर ही वर्ड्स होने चाहिए, 500 से कम तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। 500 to 700 या आपके बीच में लिख सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं इसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। राइट ऑन UNCPRD एंड नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 एज सिग्निफिकेंट लीगल इंटिटेटिव। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट है डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, गिव द टिप्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल फॉर CWDS। CWDS तो आप बता ही सकते हैं क्या है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो ये आपका पेपर है, इस तरीके से आपका पेपर आता है। पूरा का पूरा जो पेपर है सारी यूनिट्स को कवर करता है। जो लास्ट के जो है आपके क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चन है जिसको आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। काफी कंटेंट है, आप देख सकते हैं फिलॉसफी में भी बहुत सारा कंटेंट है। उसे स्पेशल एजुकेशन के लिए फिलॉसफी क्या कहती हैं उसके बारे में, UNCPRD आप इतना बड़ा खुद में है, उसके साथ इन्होंने नेशनल पॉलिसी मिला दिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत कुछ है इसमें लिखने के लिए। तो अपनी प्रेजेंटेशन आप अच्छी रखिए और वर्ड्स की लिमिट्स का ध्यान रखिएगा। ये आपका वही पेपर है, उसी का ही हिंदी में वर्जन है। पेपर नंबर 3, एजुकेशन इन एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख सकते हैं ये जो क्रॉस और राइट लगा हुआ है कि बच्चे के लगे हुए हैं, सही या गलत अभी इससे जज मत करिएगा, आप अपने आप पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि इस बच्चे ने भी सही और गलत सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। पहले आपका वही आप देख सकते हैं, इंग्लिश भी देख सकते हैं, हिंदी भी देख सकते हैं। सेम ही है। 5 नंबर आपको 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ट्रू और फॉल्स है। उसके बाद आपको कोई भी 6 में से 4 क्वेश्चंस करने हैं। देन आपका 4 में से कोई भी आप 2 में से कोई 4 में से कोई भी 2 कर सकते हैं थर्ड पार्ट के अंदर। वही सेम है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। अनौपचारिक शिक्षा आबादी के व्यापक विस्तृत श्रेणी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए होती है। नेक्स्ट है स्कूल के मुख्य अध्यापक सिर्फ प्रबंध के लिए जिम्मेदार होते हैं और अध्यापन के लिए नहीं। RPWD 2060 PWD जो है 1995 का प्रतिस्थापन है। यथार्थवादी व्यवहारिकता में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट है नेशनल ट्रस्ट एक्ट बहु दिव्यांगजन के लिए नहीं कार्य करता है। तो ये है, आप देख लीजिएगा ये सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम एक बार पढ़ लेते हैं सेकंड पार्ट, प्री स्कूल स्तर पर विशेष शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका स्कूल के दफ्तर में रखे जाने वाले कोई 5 रिकॉर्ड। थर्ड है CCE। फोर्थ है आपका प्रगतिवाद बनाम आदर्शवाद। नेक्स्ट है परिवार शिक्षा के औपचारिक
अभिकरण एजेंसी के तौर पर। नेक्स्ट, RPWD में रोजगार एवं शिक्षा के प्रावधान। थर्ड पार्ट के अंदर के क्वेश्चंस देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कानूनी पहल के तीर पर UNCPRD एवं विकलांग व्यक्तियों के लिए बने नेशनल पॉलिसी 2006 के बारे में लिखिए। नेक्स्ट है, विशेष शिक्षा के निर्देशक आधार को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, विशेष एवं सामान्य शिक्षा में सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों की भूमिका की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है, स्कूल व्यवस्थापन को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी स्कूल के व्यवस्थापन के लिए सलाह दीजिए। ये आपका हिंदी का ही थर्ड पेपर है, जो अभी मैंने पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पेपर है आपका पेपर नंबर 9, करिकुलम स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्टेशन ऑफ लेसन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट स्पेसिफिक पेपर है, आप जानते हैं ये। और टाइम और नंबर्स को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बार बार, जैसे फर्स्ट पेपर है वैसे ही सारे, और आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं पेपर, तो आपको इन चीज़ों की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, उसके अंदर के पार्ट देख लेते हैं हम। सबसे पहला है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर वन एंड द सेम। सेकेंड है, करिकुलम अडेप्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट प्री स्कूल लेवल। नेक्स्ट है आपका, मॉन्ट्रेंसी मेथड इज अ सब्जेक्ट सेंटर एजुकेशनल अप्रोच। नेक्स्ट है, पार्ट 2 होल इज वन ऑफ द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट है, करिकुलम इज द समरी ऑफ टॉपिक और यूनिट टू बी टॉट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि सही है या गलत है, और पांचों के पांचों आपको करने हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 2, जिसका आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड नेचुरल मेथड। नेक्स्ट है आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका, फीचर्स ऑफ प्ले वे मेथड। नेक्स्ट है, स्टेजेस ऑफ करिकुलम प्लानिंग। नेक्स्ट है आपका, एडवांटेज ऑफ ग्रुपिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। पार्ट आता है 3, आंसर इन डिटेल। डिटेल में जो आपको 20 मार्क्स के हैं, आपको 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन जो करने हैं, देखते हैं। डिफाइन करिकुलम एंड एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ करिकुलम गिविंग सुटेबल एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका, राइट मीनिंग एंड स्कोप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। हाउ विल यू प्लान knowledge based evaluation for children with hearing impairment of standard second। यहाँ आपका स्पेसिफिक कर दिया स्टैंडर्ड सेकंड, तो उसको ध्यान में रख के ही आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज करिकुलम अडेप्टेशन। राइट इन डिटेल अबाउट द नीड ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है, as a special educator, how will you use co-curricular activities to teach language children with hearing impairment। ये आपका पूरा इंग्लिश का पेपर था, आपका पेपर नंबर 9। पेपर नंबर 9 उसी का हिंदी वर्जन है, सेम पेपर है, उसी का हिंदी ट्रांसलेट है। सबसे पहला पार्ट है ट्रू और फॉल्स, उसका देख लेते हैं। फर्स्ट जो है, अनुदेशात्मक सामग्री एवं अध्यापन अध्ययन सामग्री एक ही होती है। सेकंड है आपका, प्री स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम अनुकूलन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रेंसी पद्धति विषय केंद्रीय शिक्षक उपागम है। नेक्स्ट है, भाग से पूर्ण, यह भाषा सीखने के सूत्रों में से एक है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम विशिष्ट विषय में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक या इकाई का सारांश होता है। नेक्स्ट आपका शॉर्ट नोट है, उसका पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के सूत्र। सेकंड है, संरचनात्मक एवं प्रगति पद्धति में भेद। नेक्स्ट है, विशेष बच्चों के लिए चित्रकारी एवं हस्त कौशल गतिविधियों का महत्व। नेक्स्ट 4 है आपका, खेल रीति पद्धति की विशेषताएं। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम नियोजन के चरण। नेक्स्ट है आपका, अनुदेश के लिए समूहीकरण के लाभ। नेक्स्ट आता है, विस्तृत रूप से उत्तर लिखिए, यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं 4 कौन से आए हुए हैं। पाठ्यक्रम को परिभाषित कीजिए एवं
विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों के उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका पाठ्यक्रम के मूल्यमापन के अर्थ एवं आपका दायरा लिखिए। दूसरी कक्षा के श्रवण बाधित बच्चों के लिए आप ज्ञान आधारित मूल्यमापन का आप कैसे नियोजन करेंगे। थर्ड है आपका पाठ्यक्रम अनुकूलन क्या है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए पाठ्यक्रम के अनुकूल की आवश्यकता के बारे में विस्तार से लिखिए। नेक्स्ट है विशेष शिक्षक के तौर पर श्रवण बाधित बच्चों को भाषा सीखने के लिए सह पाठ्यक्रम का उपयोग आप कैसे करेंगे। ये पूरा का पूरा आपका हिंदी में वही ट्रांसलेट है। अगर आपको दिक्कत होती है कुछ हिंदी वाले तो वो इंग्लिश में से देख सकते हैं, और इंग्लिश वालों को अगर कुछ दिक्कत आ रही है किसी वर्ड में तो वो हिंदी वालों में जो ट्रांसलेट में से देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेपर नंबर 11 कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके अंदर सबसे पहले जो है आपका ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स में सबसे पहला है साइंस इज इंक्लूडिंग एज अ सब्जेक्ट इन द कोर करिकुलम। नेक्स्ट है आपका हेरिस्टिक मेथड इज एन एक्टिवली सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट है मैथ एंड साइंस आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट है वन यूनिट ऑफ साइंस कैन बी थॉट थ्रू डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट लास्ट है आपका फॉर्मेटिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन हेल्प इन प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली। ये आपके देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स है, और सारा जो है कंटेंट है इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, घुमा के कम ही आते हैं ट्रू और फॉल्स। इजीली आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है वो। नेक्स्ट आपका है आपका शॉर्ट नोट है, उसके अंदर देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। एडवांटेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट है यूज ऑफ फॉलोइंग मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग फॉर टीचर्स। नेक्स्ट है एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका TLM फॉर टीचिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स। शॉर्ट नोट लिखने हैं, सीधे सीधे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक फोटोसिंथेसिस का प्रैक्टिकली क्वेश्चन है कि आप अगर आपने बच्चे को ये सिखाना है, फोटोसिंथेसिस टॉपिक सिखाना है, तो किस तरीके का आप TLM बनाएंगे, तो वो TLM के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बाकी मुझे लगता है सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल जो है घुमा कर नहीं पूछे हुए हैं। नेक्स्ट आपका आता है डिटेल में, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है इसमें भी। डिस्कस द नीड फॉर फॉलोइंग एक्टिविटी सेंटर मेथड्स ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन एनी वन मेथड इज डिटेल्स। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन विद एग्जांपल एनी 2 टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर टीचिंग सोशल साइंस मैथ्स। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयर अ यूनिट टेस्ट इन साइंस फॉर 20 मार्क्स, सेलेक्ट अ टॉपिक फॉर द सेम एज per use your choice. नेक्स्ट है आपका डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग डायरेक्टेड एक्टिविटी। ये थोड़े से आपके प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रा ध्यान से करिएगा। आपके ऊपर है आप क्या टॉपिक ले रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपकी टीचिंग और आपके प्रेजेंटेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट करती है, तो उसे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा कि कौन से कहाँ पे साइंस के लिए कौन सी टीचिंग यूज़ होती है और मैथ्स के लिए कौन सी टीचिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं, स्ट्रेटेजीज यूज़ होती हैं, उनका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका पेपर नंबर 11 है, उसी का ट्रांसलेट है, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं इसके अंदर पेज एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा कि क्वेश्चन हिंदी वालों का ये होता है कि मैम अगर हम कुछ भूल जाते हैं तो हम इंग्लिश के वर्ड्स लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आप हेडिंग इंग्लिश में लिखिए, अगर आप कोई वर्ड को आपको याद नहीं आ रहा आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो आप लिखेंगे उसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्रू और फॉल्स में क्या किस तरीके का क्वेश्चन आए। हम इंग्लिश में पहले देख चुके हैं, हिंदी में उसी का ट्रांसलेट है। फर्स्ट है आपका मुल्क पाठ्यक्रम में विज्ञान एक विशेष के तौर पे सम्मिलित किया गया है।
नेक्स्ट है अन्वेषण पद्धति, यह एक सक्रिय रूप से केंद्रित पद्धति है। नेक्स्ट है गणित एवं विज्ञान परस्पर संबंधित है। नेक्स्ट है विज्ञान का एक अध्ययन विभिन्न पद्धतियों द्वारा सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है मूल्यमापन को संरचनात्मक पद्धति विद्यार्थियों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया प्रदान करने से मदद करती है। तो ये आपके ट्रू और फॉल्स है। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट नोट। इसके अंदर सबसे पहला है प्रायोगिक पद्धति के लाभ। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए अध्ययन के सूत्रों का अनुसरण करने के उपयोग। नेक्स्ट है आपका गणित सीखने के कोई 5 उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका परियोजना एवं समस्या हल की पद्धति में भेद। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण को सीखने के लिए TLM। नेक्स्ट है आपका बालक केंद्रित पद्धति का उपयोग। अब आगे पढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। लॉन्ग क्वेश्चन है अध्ययन की अध्ययन के क्रियाकलाप केंद्रित पद्धति के अनुसरण की आवश्यकता की चर्चा कीजिए। पद्धतियों को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका सामान्य तौर पर जिसे गणित एवं विज्ञान सीखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं ऐसी कोई 2 तकनीकियों को उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका 20 अंकों के लिए गणित की इकाई परीक्षा तैयार कीजिए। इसके लिए अपने पसंद के कोई भी प्रकार की आपके का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव कीजिए टॉपिक का, जो आपका प्रकरण है टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, टॉपिक का आप कोई भी चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्देशित गतिविधि के प्रबंधन करने के लिए करने की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। निर्देशित गतिविधि की प्रबंधन करने की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। ये आपका है सारा का सारा पेपर नंबर 11। सभी टॉपिक्स को कवर किया गया है लगभग, किसी को ट्रू फॉल्स में, किसी को शॉर्ट में, किसी को लॉन्ग में। तो आपकी सभी यूनिट के अंदर से इसके अंदर पेपर आया हुआ है। नेक्स्ट पेपर नंबर 12 कंटेंट एंड मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए जल्दी से हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ट्रू और फॉल्स किस तरीके के आए हुए हैं। स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मेथड इज बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग। नेक्स्ट है आपका सेल्फ स्टडिंग इज अ लर्निंग मेथड वेयर स्टूडेंट डायरेक्ट देयर ओन स्टडिंग। नेक्स्ट है आपका टीम टीचिंग इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्किंग पर्पसफुली। ये आपका देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स है, सही है गलत है। बार बार बोल रही है, ये जो मार्क लगाए हैं मेरे द्वारा नहीं है, किसी स्टूडेंट्स के द्वारा है। सही है या गलत है ये आपको खुद जज कर सकते हैं कि उसने सही किया है यानी गलत, बट ये कंफर्म नहीं है। मैं कहूँ कि ये सही है, आप उसको फॉलो करिए, आप खुद से पढ़िए और जज करिए। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। शॉर्ट नोट के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यूनिट प्लानिंग, डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ये आपके 6 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 4 करने हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी गोल घुमा के नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका 2 क्वेश्चन करने हैं आपने डिटेल में, तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। Discuss in detail the various techniques of teaching social science with suitable examples. Next है आपका discuss the need and types of teaching learning material in social science teaching. Next है define project method and explain its important characteristics and steps. Next है write the importance of adaptation of social science textbook for CWHI children with hearing impairment. Explain any one type of adaptation that you can do. ये सभी क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर सभी ये क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। हिंदी में भी हम फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया गया क्वेश्चंस को। पेपर नंबर 12 का ही हिंदी ट्रांसलेशन है।
सही और गलत में सबसे पहला है कथा कथन सामाजिक विज्ञान सीखने की तकनीकियों में से एक है। नेक्स्ट है कृति द्वारा अध्ययन प्रयोजना पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के अध्ययन के निरीक्षण में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है स्वयं अध्ययन, यह एक अध्ययन पद्धति है जहां विद्यार्थी उनके खुद के अध्ययन को निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट है संध अध्यापन में प्रशिक्षकों का समूह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। सही और गलत आपको बताना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। नेक्स्ट है रचनात्मक मूल्यांकन अध्यापन के सूत्र। नेक्स्ट है इकाई नियोजन। नेक्स्ट है आपका व्याख्यान पद्धति के दोष। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान सीखने के लक्ष्य एवं उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका दृश्य व श्रव्य सामग्री का उपयोग। नेक्स्ट आपका जो है विस्तार रूप से उत्तर देने हैं, उसको देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञान सीखने के विधि तकनीकों की उदाहरणों के साथ विस्तार से चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है आपका सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्यापन में अध्ययन सामग्री का आवश्यकता एवं प्रकारों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है प्रयोजना पद्धति को परिभाषित कीजिए एवं उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को चरणों को स्पष्ट कीजिए। लास्ट है श्रवण बाधित बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अनुकूलन के महत्व को लिखिए। किसी भी एक प्रकार के अनुकूलन जो आप कर सकते हैं इसको विस्तार से स्पष्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर हिंदी में ट्रांसलेट वही किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका सेमेस्टर 4 शुरू होता है। इसका सबसे पहला पेपर है पेपर नंबर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। इसमें सबसे पहले ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स में सबसे पहले है सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड अपॉन द इफेक्टिवनेस ऑफ नेटवर्किंग एंड पार्टनरशिप। सेकंड है कोलैबोरेटिव लर्निंग डज नॉट फोकस ऑन इंक्लूसिव लर्निंग। थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ normalization. Next है voluntary organize plays a very important role in rehabilitation of person with disabilities. Last है networking cannot help in creating partnership within the school personnel. ये आपके पांचों आपके ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट हम शॉर्ट नोट पे पहुंचते हैं जो आपको 6 में से 4 करने हैं, 2 कोई भी आप छोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिए जो सबसे अच्छे आते हैं उन बेस्ट 4 को आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1 एनी 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ CRC। नेक्स्ट एनी 4 एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट है रोल ऑफ NGOs इन मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर लर्नर्स। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल्स। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जिसको CCE भी कहा जाता है फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। उसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट लिखना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट 6th क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव। सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा क्या बिल्कुल ही घुमा के नहीं है। जितना आपने कंटेंट सीधा सीधा पढ़ा है वही क्वेश्चन है, सीधे से है, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या पूछा हुआ है, आपको वही जवाब देना है। नेक्स्ट आपका है आंसर इन डिटेल। 2 क्वेश्चन करने हैं 4 में से। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम अडेप्टेशन, जस्टिफाई द नीड फॉर करिकुलम अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। आपको करिकुलम अडेप्टेशन है क्या ये बताना है और करिकुलम अडेप्टेशन क्यों जरूरत होती है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के लिए, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपका है नरेट द सक्सेस स्टोरी ऑफ अ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी हु पर्पस्ड एजुकेशन इन एन इंक्लूसिव स्कूल। आपका जो ये स्टोरी आपको बतानी है। 3rd क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिस्कस द रोल ऑफ नेटवर्किंग फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड, सजेस्ट वे एंड मीन्स फॉर इम्प्रूविंग द नेटवर्किंग ऑफ स्कूल स्टाफ विद रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे।
एक्सप्लेन द बैरियर फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड सजेस्ट वेज और ओवरकमिंग देम। ये आपका पूरा पेपर था। नेक्स्ट अब हम हिंदी ट्रांसलेशन पे भी देख लेते हैं कि क्या है। पेपर नंबर 4 हिंदी ट्रांसलेशन भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला सही और गलत के अंदर सबसे पहला है समावेशी शिक्षा की सफलता नेटवर्किंग एवं साझेदारी की प्रभावशीलता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है सहयोगी अध्ययन समावेशी अध्ययन को केंद्रित नहीं करता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा समानीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास में स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्किंग पाठशाला कार्मिकों में साझेदारी निर्माण करने में मदद नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आपका है समावेश संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना। शॉर्ट नोट में सीआरसी के कोई 5 उद्देश्य, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के कोई 4 लाभ, अध्ययनकर्ता के समर्थन को गतिमान करने में एनजीओस की भूमिका। फोर्थ क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के महत्व। नेक्स्ट है आपका विकलांग बच्चों के लिए निरंतर सर्वग्राही मूल्यांकन की संकल्पना। नेक्स्ट है आपका समावेशन का अर्थ। विस्तृत जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला है आप पाठ्यक्रम अनुकूलन का क्या अर्थ लगाते हैं, विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन की जरूरत को सिद्ध कीजिए। सेकंड है समावेशी स्कूल में शिक्षा ग्रहण किए हुए विकलांग विद्यार्थी की सफलता कहानी को कथित कीजिए। नेक्स्ट है विकलांगों के समावेशी शिक्षा में नेटवर्किंग की भूमिका की चर्चा कीजिए। पुनर्वास व्यवसायिकों के साथ स्कूल कर्मियों के नेटवर्किंग को सुधारने के तरीके एवं जारियों को सूचित कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को विस्तार से स्पष्ट कीजिए एवं उन पर नियंत्रण पाने के तरीकों को सूचित कीजिए। पेपर नंबर 10 फैमिली एंड कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये आपका सेकेंड ईयर का और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का ही लास्ट पेपर है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। सबसे पहले ट्रू फॉल्स का सबसे पहला है द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 प्रोवाइड फॉर परसेंट रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ ADIP इज असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। नेक्स्ट है फैमिली advocacy work with families to promote the right of disabled. Next है CBR aims to improve the quality of life of person with disabilities. Last है a right based approach means that individual and communicates should know their rights. उसके बाद short note की तरफ आते हैं। Right short note concept of family organization of CBR type of family structure. फोर्थ आपका सोशल स्ट्रक्चर आ कंसर्न ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। फिफ्थ है स्ट्रेटजीज ऑफ एम्पावरिंग कम्युनिटी इन रिहेबिलिटेशन प्रोसेस। लास्ट है रोल ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। लास्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, उसकी तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं किस तरीके के लॉन्ग क्वेश्चन है। Discuss in detail the role of family in rehabilitation process of children with hearing impairment. Second है explain the any two central government scheme which are the beneficial for person with disabilities. Explain in detail the importance of capacity building of families as an agents of change. Last है आपका define community. Explain the common ways of ways of creating a barrier-free environment for hearing impairment with suitable example. आप देख सकते हैं कि सारा जो पेपर है आपका कहीं दर से नहीं है, सारा आपका पेपर में सिलेबस में से ही है और सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन इसमें नहीं आए हुए हैं। ये पेपर नंबर 10 का हिंदी ट्रांसलेशन है, जल्दी से देख लेते हैं। सही है गलत में सबसे पहला है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है ADIP का पूर्ण रूप से असिस्टेंट टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस है। थर्ड है विकलांगों के अधिकारों के लिए परिवार अधिवक्ता
परिवारों के साथ कार्यरत होता है। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना CBR का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अधिकार आधारित उपागम का मतलब व्यक्तियों को एवं समुदायों को अपने अधिकारों की जानकारी होना। शॉर्ट नोट के अंदर है परिवार की संकल्पना, CBR का व्यवस्थापन। थर्ड है परिवार संरचनाओं के प्रकार। फोर्थ है सामाजिक संरचना विकलांग व्यक्तियों के लिए एक चिंता का विषय। फिफ्थ है पुनर्वास प्रक्रिया में समुदाय सशक्तिकरण की रणनीतियां। सिक्स्थ है श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षा में दादा दादियों की भूमिका। विस्तृत यानी आपका लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला है श्रवण बाधित बच्चों की पुनर्वास प्रक्रिया में परिवार की भूमिका के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है विकलांग व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा मिसप्लेस है इसके अंदर, सरकार, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, आप इंग्लिश का हिंदी में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बदलाव के अभिकर्ता के तौर पर परिवारों की क्षमता बढ़ाने के महत्व को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है समुदाय को परिभाषित कीजिए, श्रवण बाधितों के लिए अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण के सामान्य तरीकों की उदाहरणों के साथ विस्तार से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपके सभी हिंदी और इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन वाले पेपर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी को ये बहुत हेल्पफुल होंगे और यहीं पे आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले।